So hi everyone and welcome back to part number 4, the last part of our national income जिसे हमने ISC सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है। तो आई होप आपने पहले 3 पार्ट्स देख रखे हैं। वो नहीं देखोगे तो इसमें डिफिकल्टी आएगी, तो आप पहले फर्स्ट 3 पार्ट्स को ही देखना एंड देन इसको स्टार्ट करना। मैं आपको इसमें थोड़ा फॉर्मेट के तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ बिकॉज बुक्स में जैसे सॉल्व किया हुआ होता है वो डायरेक्टली करना बहुत डिफिकल्ट है। देखो मैं तो कर दूंगा, मैं किसी को भी ऐड लेस करके आंसर निकाल दूंगा, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन किससे ऐड हुआ, कौन कहाँ माइनस हुआ। एक एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना, तो मैं आपको मैकेनिज्म समझा दे रहा हूँ। जब आपको ये प्रैक्टिस करते करते स्ट्रांग हो जाए ना, देन यू कैन इवन सॉल्व इट मेंटली, यू डोंट इवन हैव टू राइट इट। तो पहले ना आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने फॉर्मेट बना दिया जिससे आपको क्लियरली पता चले कौन कहां ऐड लेस हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली मैं बुक की तरह ऐड लेस कर दूंगा ना, किसी भी फिगर को किसी में भी प्लस माइनस करके अगर आंसर निकाल दूं, मेरा तो काम बन जाएगा, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपको शायद समझ में नहीं आया तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मेक श्योर कि आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझे। जब ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा, यू कैन सॉल्व इट एनी वे यू लाइक इट। ठीक है, तो पहले इसको स्ट्रांग कीजिएगा। ठीक है, जब आपको दौड़ना सीखना होता है तो भी आपको पहले क्रॉलिंग सीखनी पड़ती है। क्रॉलिंग के बाद चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, डायरेक्ट नहीं दौड़ते। ठीक है ना, आइए सीखते हैं। तो देर आर 3 मेथड्स इन दिस चैप्टर। देर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। पहला है इनकम मेथड, मतलब जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हमारे इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट्स है, सबके इनकम को जोड़ दो। तो पहले हम लोग किनके इनकम को जोड़ेंगे? जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो वर्किंग क्लास के लोग हैं। एक होते हैं वर्किंग क्लास और एक होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो वर्किंग क्लास का आपको क्या लेना है? वर्किंग क्लास का आपको लेना है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन बोले तो सैलरी। ठीक है, आप मेरे साथ थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा। तो कॉम्पेंसेशन बोले तो मतलब सैलरी, इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स में। कॉम्पेंसेशन में बहुत कुछ आ सकता है, मैं सैलरी वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि मैं एकदम बेसिक वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, जो सबको समझ में आ जाए। हाई लेवल भी बोल सकता हूँ, 80% लोग समझेंगे ही नहीं, इसीलिए मैं ऐसी भाषा में बोलता हूँ कि सबको समझ में आ जाए। तो कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरी, राइट। अब आपको वर्कर्स का सैलरी लेना है ना। अब ध्यान से सुनो, ये जो मैंने ब्लैक में लिख के दिया ना, अगर आप पहले क्या करोगे, आप क्वेश्चन में ये ढूंढोगे, इफ दिस इज गिवन, तो आप उसको डायरेक्टली यहां लिख देना। क्या बोला मैंने? अगर आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है तो डायरेक्टली उसको बड़े वाले कॉलम में, बाहर वाले कॉलम में आप डाल देना। अगर वो नहीं गिवन है, इफ द मेन फिगर, इसको मैं मेन फिगर बोल रहा हूं। ठीक है, जो ब्लैक में लिखा है इसको मैं मेन फिगर बोल रहा हूं। इफ द मेन फिगर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन आप रेड वाले यानी सब फिगर्स पे जाना। इनको मैं बोल रहा हूं सब फिगर्स। ठीक है, सब सब मतलब जो अंडर में आते हैं, सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो मेन फिगर अगर नहीं गिवन है तो आप सब फिगर पे जाना। तो सब फिगर क्या आता है? तो अगर हमें मेन सैलरी नहीं गिवन है तो हमें सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो सैलरी कैसे निकालेंगे? हम लोग पता करेंगे कि वर्कर को कैश में कितना मिला, मतलब मनी फॉर्म में कितना मिला। जो मैं लिख रहा हूं प्लीज आप भी लिखते चलिएगा। तो उसे मनी फॉर्म में कितना मिला। दूसरा आप ऐड करना कि उसको काइंड्स में यानी फैसिलिटीज कितने मिले। बहुत बार होता है ना कि हमें पैसे नहीं देकर हमें लेट्स से रहने को घर दे दिया, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वाटर सप्लाई हमें कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो फैसिलिटीज प्रोवाइड कभी कभी किए जाते हैं, तो पैसे भी दिए जाते हैं, फैसिलिटीज भी दिए जाते हैं, दोनों ही हमारी इनकम है। ठीक है, और हमारा जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर बोले तो जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बॉस बोलते हैं, जो हमारा बॉस है, जो हमें जॉब पे रखा है, तो वो हमारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में यानी पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, हमारी रिटायरमेंट के लिए वो पैसे भर रहा है। तो वो भी हमारी इनकम है, क्योंकि वो पैसे भी हमें ही मिलेंगे और वो आ रहा है किससे? एम्प्लॉयर से। तो दैट इज व्हाई इट इज आवर इनकम। तो 3 चीजों को जोड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है 2 दिया रहे तो आप 2 को जोड़ना, क्वेश्चन में हो सकता है 3 दिए रहे तो आप 3 को जोड़ना। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वर्ड्स इधर उधर करके देगा, बट आपको केयरफुली समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला आप क्या करोगे? आप लेबर लोगों की इनकम जोड़ोगे। ठीक है, जो वर्कर्स है, वर्कर लोगों की इनकम जोड़ोगे, तो वो उनकी इनकम को क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं सीओई। मैं आगे जाके इसको सीओई ही बोलने वाला हूं। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को जोड़ना। अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं गिवन है तो आप 3 चीजों को लेना, पैसा कितना मिला, फैसिलिटीज कितनी मिली, और बॉस ने कितने पैसे स्कीम्स में डाले। ये तीनों हमारे इनकम होते हैं। ठीक है, अगर मेन फिगर गिवन है, सब फिगर देखेंगे भी नहीं।
अगर मेन फिगर नहीं गिवन है देन सब फिगर को देखेंगे। आगे बात समझ में? ओके, मैं थोड़ा मिटा देता हूं वरना डिफिकल्टी होगा। नेक्स्ट, तो वर्कर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसेस है, तो वो क्या कमाते हैं? वो कमाते हैं नंबर 2, ये था नंबर 1, वो कमाते हैं नंबर 2 विच इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, नंबर 2 इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी फिर दो पार्ट्स में आ जाता है, ए प्रॉफिट एंड बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट का क्या है ना, मान लो आपने प्रॉफिट कमाया, सपोज आपने प्रॉफिट कमाया 1000 का, तो प्रॉफिट से हम लोग क्या ही कर सकते हैं? एक बिजनेस अपने प्रॉफिट से क्या ही कर सकती है? एक बिजनेस को सबसे पहले तो अपने प्रॉफिट से टैक्स देना पड़ेगा। सरकार को पहले टैक्स दे दो, मान लो 200 रुपए दे दिए, अभी भी 800 बचा है, उस 800 का क्या कर सकते हो? या तो बांट लो या तो रख लो। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग कर रहे, रिटेन्ड अर्निंग यानी रख ले रहे, बिजनेस में ही रखेंगे, जो बाकी 800 बचा उसे बिजनेस में रखेंगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो हो सकता है आपने 500 रुपए रख लिए। अच्छा, और बाकी आपने बांट दिए, तो जो बांट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जो बांट दिए उसको बोलते हैं डिविडेंड। कितना बांटा? 300। अब देखो एग्जाम में क्या होगा ना, एग्जाम में आपको वो बताएंगे नहीं कि ये 1000 था, अभी तो मैंने बता दिया था आपको 1000 था। एग्जाम में वो आपको बताएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, वो आपको ये हिंट देंगे, बोलेंगे टैक्स इतना है, डिविडेंड इतना है, रिटेन अर्निंग इतना है, तो बताओ प्रॉफिट कितना? तो तीनों को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो आपका प्रॉफिट 1000 निकलेगा। तो वही आपको करना है। अगर प्रॉफिट गिवन है तो वेरी गुड, आप सीधा प्रॉफिट लिख करके आगे बढ़ जाना। बट अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो तीन चीजों को जोड़ोगे। आप सोचोगे प्रॉफिट से क्या क्या तीन टुकड़े होते हैं, उन तीनों टुकड़ों को वापस जोड़ दो तो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आपको जोड़ना है डिविडेंड, आपको जोड़ना है रिटेन अर्निंग, आपको जोड़ना है कॉर्पोरेट टैक्स। याद रखे ये कॉर्पोरेट टैक्स है, वो नहीं है जो हमने कन्वर्जन रूल्स में सीखा था, वो इनडायरेक्ट टैक्स था। इनडायरेक्ट टैक्स का काम वहां नहीं आता, इनडायरेक्ट टैक्स का काम कन्वर्जन में आता है, ये कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज में। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोग दूसरों को दे करके कमाते हैं, जैसे कि रेंट, ये तो RRI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, RRI। ये तो मतलब आप समझते होंगे रेंट क्या होता है, जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी किसी को यूज करने दोगे तो बदले में आप रेंट कमाओगे। रॉयल्टी, रॉयल्टी जैसे कि आपके ऑथर्स लोग कमाते हैं ना, ऑथर्स अर्न रॉयल्टी। ऑथर अपनी नॉलेज किसी पब्लिशर को देता है, ऑथर अपनी नॉलेज किसी पब्लिशर को देता है, वो पब्लिशर बुक छापता है और पैसे कमाता है, उस बुक छाप के पैसे जो कमाए उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो ऑथर को दे देता है, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। तो ऑथर्स कमाते हैं रॉयल्टी। अच्छा, इंटरेस्ट, ये सबको पता है, अगर आप कैपिटल, अगर आप पैसे किसी को यूज करने दे रहे हो तो बदले में आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज, जहां पे आप कुछ किसी को उधार में देते हैं और बदले में आप कमाते हैं। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी दे सकते हो, आप नॉलेज यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे सकते हो, आप पैसे दे सकते हो और बदले में आप RRI कमा सकते हो। तो RRI पे कब जाएंगे? अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज डायरेक्टली नहीं गिवन है तो। इफ द मेन फिगर इज गिवन यू डोंट नीड टू गो फॉर द सब फिगर्स। मेन फिगर नहीं है तो सब फिगर पे जाना। ठीक है, अभी सम करके दिखाऊंगा, ये फॉर्मेट आपके मन में छप जाएगा। लास्ट कैटेगरी नंबर 3 आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब जो जो मल्टीपल ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो 1 वाले कैटेगरी में भी है, 2 वाले कैटेगरी में भी है, दोनों कैटेगरीज में है। तो ऐसे लोगों को हम लोग समझ नहीं पाएंगे ना अमाउंट कहां डाले, 1 में डाले या 2 में डाले, तो ऐसे लोगों को थर्ड कैटेगरी में डाल देते हैं, मिक्स्ड इनकम वाले कैटेगरी में। राइट, अब ध्यान से सुनना, जब आप 1 2 3 सबको टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा NDPFC। NDPFC बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बट अगर नेशनल इनकम बोला है तो नेशनल इनकम इज ऑलवेज NNPFC। क्वेश्चन में अगर बोला फाइंड नेशनल इनकम, फाइंड नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब ये वाला होता है, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। तो आपको NNPFC में क्या करना पड़ेगा? देखो एरो है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था पार्ट 3 में, तब मैंने आपको बोला था कि कन्वर्जन इंडिविजुअली भी आएगा, नहीं तो मेथड्स में तो आएगा ही। ये देखो आ गया। अब आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो पार्ट 3 में मैंने सिखाया है, अभी मैं सीधा करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आइए इस मेथड को एक बार सम पे अप्लाई करके देखते हैं हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं, और उसके बाद फिर आई विल टेक यू टू द सेकंड मेथड। ठीक है, जिनको नोट्स मिला है आप थोड़ा प्रिकॉशंस एंड डिफिकल्टीज एक बार पढ़ लेना, मैंने सैंपल पेपर में देखा है, दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, दो मार्क्स के लिए शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 to 4 मार्क्स के लिए ये सब आ सकता है। ठीक है, तो हर उसके नीचे
आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसको भी थोड़ा रीड थ्रू कर ले, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मैं आपको सम्स पे लेके चलता हूं, ठीक है। आइए, अब देखो मैं आपको सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मेट बनाना है जैसे मैंने फॉर्मेट वहां पे बनाया था, बट एक रफ रफ स्केच आप ले लेना, ठीक है, रफली आप ले लेना। ये पर्टिकुलर्स यहां लिख लिया, ठीक है, अमाउंट यहां पे लिख लिया एक, और एक और अमाउंट का कॉलम बना लिया, बस। ठीक है, अब देखो याद रखना यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला इनकम मेथड यूज करो, जो मैंने आपको अभी सिखाया, और जीएनपी एमपी है क्वेश्चन का डिमांड। क्वेश्चन का डिमांड है जीएनपी एमपी। क्वेश्चन ने नेशनल इनकम नहीं पूछा, नेशनल इनकम पूछता तो एनएनपीएफसी निकालते, नेशनल इनकम नहीं पूछा, जीएनपीएनपी पूछा है। चलो कोई बात नहीं, करते ना। अच्छा, इनकम मेथड से बोला है, तो अब मैं इनकम मेथड का एक एक करके आइटम्स लिखता जाता हूं। तो मैंने सबसे पहले सीखा था कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आना चाहिए। आपने देखा एक चीज, मैंने सम नहीं पढ़ा, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। नेशनल इनकम में सम पढ़ने की जरूरत नहीं होती, आप अपने फॉर्मेट पे स्टिक रहो, जो जो वहां जरूरत पड़ेगी वो यहां ढूंढ लेंगे, ठीक है। जो वहां पे जरूरत नहीं उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ना बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया रहेगा और आप फंस जाओगे फिर, राइट। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं अपना मैंने सिर्फ मेथड पढ़ा, क्वेश्चन में बोला इनकम मेथड फाइंड करो, तो मैं इनकम मेथड से फाइंड कर रहा हूं। इनकम मेथड में सबसे पहले आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अब मैं ढूंढूंगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है क्या, तो मैं ऊपर से ढूंढूंगा और मुझे 8 नंबर पे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800 मिल गया, तो मैं सीधा इसे मेन ब्रैकेट में डाल दूंगा, सीधा बाहर वाले कॉलम में डाल दूंगा। नाउ सिंस आई हैव गॉट द मेन फिगर, आई डोंट नीड टू लुक एट द सब फिगर्स। अब मुझे सब फिगर्स की जरूरत नहीं है, आई डायरेक्टली गो टू पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ध्यान से सीखो, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं उसको सीखो, ठीक है। और आपको और भी सम करना है तो मैंने अपने ऐप में एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया है जिसमें मैंने सम्स ही करवाए हैं, वहां पे सिर्फ सम्स ही करवाए हैं। जो क्रैश कोर्स वाला पोर्शन है उसमें वर्कबुक नंबर 2, उसमें टेक्निक भी सिखाया है और बहुत सारे सम्स एग्जाम स्टैंडर्ड वाले करवा के दिखाए हैं। यूट्यूब में तो एक दो करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपका बेस बन जाए, बट जो प्रैक्टिस, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने वहां पे करवाए हैं। 15 मार्क्स का लगभग आपका सम्स रहेगा, दैट्स अ बिग नंबर, 15 आउट ऑफ 80। तो आप थोड़ा वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं उसी तरीके से वहां प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। नाउ लेट्स डू दिस। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ढूंढते हैं क्या ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। ऊपर से नीचे तक मुझे कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिखा, ओ माय गॉड, ऑपरेटिंग सरप्लस ही नहीं है क्वेश्चन में। तो आइए अब ऑपरेटिंग सरप्लस के इंटरनल फिगर्स पे जाएंगे। इंटरनल फिगर्स नंबर ए, प्रॉफिट। तो ढूंढते हैं क्या प्रॉफिट बोल के फिगर गिवन है, यस, नंबर 6 प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट कितना है, 120। तो 120 अभी मैं इसको अंदर में ही लिख रहा हूं क्योंकि ये इंटरनल फिगर है ना। अच्छा, प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता था ना, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट टैक्स, अब उनकी जरूरत नहीं है। आई डायरेक्टली गो टू नंबर बी, जो मिल गया तो बस उसका फिर इंटरनल फिगर्स देखने की जरूरत नहीं है। नंबर बी पे जाते हैं। नंबर बी क्या था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। इनकम फ्रॉम, आप देख रहे हो पूरा वही फॉर्मेट है, ठीक है। अभी मैं सीधा ऐड करना शुरू कर देता ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज। तो ढूंढते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज है, नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अब मुझे इंटरनल फिगर्स पे जाना पड़ेगा। इंटरनल फिगर्स क्या था, आर आर आई, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट। तो रेंट यहां पे मुझे मिल गया है 40, तो रेंट में 40 डाल देता हूं। इंटरेस्ट भी मिल गया है 60, तो इंटरेस्ट 60 डाल देता हूं। रॉयल्टी मुझे कहीं दिख नहीं रही तो मैं 0 ले लेता हूं, तो ये हो गई 100, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज इज 100। तो ए और बी दोनों मुझे मिल गया, ठीक है, दोनों जोड़ देंगे तो 220 आ जाएगा। 220 विल बी माई ऑपरेटिंग सरप्लस, 220 विल बी माई ऑपरेटिंग सरप्लस। ये रहा 220। आपको समझ में आया मैंने कैसे किया, तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस, वही 220 उधर गया है, ठीक है। इन्हीं दोनों को जोड़ करके मैंने 220 लिख दिया। नेक्स्ट आता है मिक्स इनकम, नंबर 3 आता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम निकालने का कोई तरीका नहीं है, अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो 0। तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है, कहीं दिख नहीं रहा है, तो मुझे लगता है ये भी नहीं गिवन है, नहीं है, मिक्स इनकम भी नहीं है, तो 0, ठीक है। इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है। अब हमने क्या सीखा था कि वंस यू ऐड ऑल थ्री ऑफ देम, वंस यू ऐड ऑल थ्री ऑफ देम 1 2 3, तो आपको क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। यही मैंने आपको फॉर्मेट में बना के दिया था,
एनडीपीएफसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 1020, 1020। बट क्वेश्चन की आस्क क्या है? क्वेश्चन की आस्क है कि जीएनपी निकालो, जीएनपी एट एमपी। तो मैंने इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले चैप्टर में, तो अब मैं सीधा कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एन को जी बनाना है, नेट से ग्रॉस निकालना है, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इज नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गिवन है क्या? यस। 10 नंबर जो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो 20 गिवन है, तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, 20 एट 20। ठीक है, तो ये ग्रॉस हो गया। अच्छा, एनडीपी था, एनडीपी। अच्छा, देन डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल, आई नीड नेशनल, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये 11 नंबर मुझे ऐड करना पड़ेगा। बट ध्यान से, ये फिगर नेगेटिव है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, वी आर एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब मैंने आपको पार्ट 3 में समझा दिया है, तो मैं अभी लॉजिक नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, आई एम जस्ट डूइंग द सम। -30, ध्यान रखें ये फिगर नेगेटिव में है, -30। तो जब साइन अलग अलग हो जाएगा ना, तो इट बिकम्स नेगेटिव। प्लस माइनस इज माइनस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। जब उल्टा उल्टा साइन हो जाता है तो माइनस करते हैं, बेसिक मैथ्स है। ओके, नेक्स्ट एफसी को एमपी बनाना है, एफसी को एमपी, एमपी फाइंड करना है। एमपी फाइंड कैसे करते थे? टैक्स ऐड करते थे, सब्सिडीज माइनस करते थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कुछ है कि ये यहाँ पे है नंबर 9, नंबर 9 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगेन प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 100, तो 100 ऐड करना है। तो ध्यान रखें, एक चीज जो है जिसे मैंने हाईलाइट किया है वो माइनस होगा क्योंकि उसका सिंबल अलग अलग हो जा रहा है, बाकी का सिंबल सेम है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1110 1। ये क्वेश्चन बाय द वे आपके इसी बार के सैंपल पेपर का है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का है, और आई थिंक हमारा आंसर आ गया है। तो देखो आंसर आ गया। अब मैं आपको सीधा सीधी बोल रहा हूं, अगर आप इस तरीके से करोगे आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। शुरुआत में कोई भी चीज थोड़ी स्लोली चलती है, बट बार बार प्रैक्टिस करके आपको स्पीड लाना है, राइट। और बाद में तो आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, एक बार फॉर्मेट आपके मन में छप गया ना तो मेंटली भी हो जाएगा। बट द फर्स्ट फ्यू सम्स आर द वंस जहां पे आपको थोड़े एफर्ट देने पड़ेंगे। तो दिस वाज इनकम मेथड। आइए एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आपको 4 चीजों को ऐड करना पड़ेगा। नंबर 1 इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वर्ड क्या है? प्राइवेट, यानी सरकार को छोड़कर हमारे और आपके जैसे लोग जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो गवर्नमेंट नहीं है, हम लोगों का जो फाइनल एक्सपेंडिचर है वो लेना है। ये एग्जाम में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो 0 ले लेंगे। नेक्स्ट आता है पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी खर्चे। ये भी एग्जाम में गिवन रहेगा, अगर नहीं गिवन है तो 0 ले लेंगे। तो पहला दोनों फिगर आइदर इट विल बी गिवन और इट विल बी 0। मैं एक बार आपको चौथे वाले पे लेके चलता हूं, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में आपको या तो फिगर डायरेक्टली गिवन है या तो डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डिटेल्स होगी, आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना, ये भी आपको मिल जाएगा। तो 4 में से 3 तो बहुत सिंपल सिंपल है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 1 बहुत सिंपल सिंपल है। सीधा गिवन है तो डालो, नहीं गिवन है तो 0 ले लो, लास्ट वाले को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना। तो तीन बातें हो गई। अब मेन जो इस मेथड का जो मेन हिस्सा है ना वो ये है नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट में इसको बोलेंगे जीडीएफसी। मतलब कंट्री में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कंट्री में कितने फिक्स एसेट्स बने, कंट्री में कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, मतलब कंपनी में कितने फिक्स एसेट्स बने। तो आइदर ये गिवन रहेगा मेन फिगर, दिस इज द मेन फिगर, ब्लैक में जो लिखा है वो मेन फिगर है। आइदर ये गिवन रहेगा, गिवन रहा तो कहानी खत्म, सीधा मेन फिगर डाल देंगे। बट अगर गिवन नहीं रहा तो 2 चीजों को जोड़ना पड़ेगा, एक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक वेरी सिंपल, अकाउंट्स में भी करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये निकल जाएगा। और अगर चेंज इन स्टॉक बोल के दिया है तब तो और सिंपल, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई बात इंटरनल फिगर की। अच्छा, पहला वाला में देखो वर्ड है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, आपको ध्यान देना है इस पे,
क्योंकि जो मेन है ना आइटम नंबर 3 और ए नंबर आइटम, ये दोनों पढ़ने में एक जैसे दिखते हैं, दोनों में ग्रॉस ग्रॉस, दोनों में कैपिटल कैपिटल, दोनों में फॉर्मेशन फॉर्मेशन। तो बच्चे काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ना फिक्स्ड वर्ड पे ध्यान देना। अगर फिक्स्ड वर्ड लिखा है, जिनके पास मेरा नोट्स है प्लीज इसको हाईलाइट करके रखना, फिक्स्ड। ये फिक्स्ड वर्ड बहुत डेंजरस है, आपके काउंसिल में पहले क्वेश्चंस आए हैं फिक्स वाले। और जिनके पास नोट्स नहीं है, आप हमारे कोर्स से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन गेट दिस नोट्स। आपको इस नोट्स के बाहर से और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, दीज नोट्स आर इनफ फॉर योर एग्जाम्स। तो ये जो फिक्स्ड वाला पार्ट है, फिक्स्ड वर्ड अगर दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये इंटरनल फिगर है, और फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो वो मेन फिगर है। तो gross fixed capital formation, most of the time, 90% of the time it will be given, 90% of the time this will be given। अगर नहीं गिवन है तो इसके भी 3 पार्ट्स आ जाते हैं। बिजनेस वालों ने कितना एसेट खरीदा, खरीदते हैं ना मशीन्स वगैरह। रेसिडेंशियल कितने एसेट्स बने, मतलब बिल्डिंग, फ्लैट्स, ऑफिसेज, ये सब कितने बने देश में। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, पब्लिक यानी कि जैसे रोड, रेलवे, ये सब कितना कितना बना, कॉमन प्रॉपर्टीज जो सबका है, पब्लिक प्रॉपर्टीज। तो बिजनेस वालों ने कितना एसेट्स ऐड किया, पब्लिकली कितना एसेट्स ऐड हुआ, और रेसिडेंशियल कितना एसेट्स ऐड हुआ, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल निकल जाएगा। इसको सम में करके देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। आप एक बार के लिए फॉर्मेट इसको थोड़ा लर्न करके रखना। कंपोनेंट्स पूछता है एग्जाम में। अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों के कंपोनेंट्स पूछा। कंपोनेंट्स यही सब है। तो वन लाइनर आपको समझाना है, 4 मार्क्स के लिए आता है। 4 चीजें, एक एक लाइन सबके बारे में बोलोगे, हो जाएगा आपका 4 लाइन, ठीक है। और कभी कभी दो मार्क्स के लिए ये सब पूछ सकता है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और क्या डिफिकल्टीज आता है, 2 मार्क्स के लिए ये सब आ सकता है, ठीक है। तो ये एक बार देखना। जब आप इन चारों को टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा जीडीपीएमपी। और अगर नेशनल इनकम निकालने बोला है तो कन्वर्ट कर देंगे नेशनल इनकम में। कन्वर्जन मैंने आपको पार्ट 3 में सिखाया था। जीडीपीएमपी हमारा फर्स्ट रिजल्ट आता है। जैसे इनकम मेथड में एनडीपीएफसी आता था, यहां पे जीडीपीएमपी आता है। आपको बस कन्वर्ट कर देना है। तो आइए मैं आपको फिर से वही सम सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। और आपको अगेन सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप बस इस फॉर्मेट पे ट्रस्ट करना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। मैं 3-4 साल से इस फॉर्मेट पे काम कर रहा हूं, 3-4 साल से मेरे स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट को कर रहे हैं। इस फॉर्मेट से कभी भी रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में आता था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखेंगे। ये देखो पहला ही आइटम गिवन है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट फॉलो करो। 800, तो 800 डाल देते हैं। आई एम नॉट इवन लुकिंग एट द क्वेश्चन। आप देखो मैंने पहला मेथड किया, मैंने पढ़ा भी नहीं था पूरा क्वेश्चन में क्या कहता, मैंने बस आइटम ढूंढे और लिख दिया, जो नहीं मिला उसको 0 डाल दिया। नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट गिवन है क्या, ये देखो 5 नंबर गिवन है, 200 डाल दिया। तो ये सब आपको गिवन रहेगा, ठीक है। नंबर 3 क्या आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ढूंढेंगे क्वेश्चन में गिवन है क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहता है क्वेश्चन में। हाँ अभी देखो, अभी आप 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, 7 नंबर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक, और दिया क्या है, नेट डोमेस्टिक। तो ग्रॉस और नेट का मैंने आपको कुछ बताया था, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, रूल नंबर 1, वीडियो नंबर 3, यही है डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है ना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आप ग्रॉस चाहिए मुझे, नंबर 3 ग्रॉस चाहिए मुझे। ग्रॉस कैसे निकलता है, नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन जोड़ दूं तो ग्रॉस निकलेगा। तो नेट मुझे दिया हुआ है आइटम नंबर 7, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ग्रॉस हो जाएगा। तो नेट डोमेस्टिक कितना है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज 100, और इसमें मैं डेप्रिसिएशन जोड़ देता हूं जो कि है 20,
तो निकल गया मेरा नंबर 3 का आइटम 120। ऐसे ही सम्स आते हैं छोटे छोटे, आपस में फॉर्मेट पे ट्रस्ट कीजिए, आराम से बन जाएगा, उतना डेप्थ में भी नहीं जाना पड़ेगा। एंड नंबर 4 होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स तो देखते हैं नेट एक्सपोर्ट गिवन है क्या। हाँ, आइटम नंबर 2 गिवन है 20। तो बस अब इनको जोड़ दो तो आपका आ जाएगा जीडीपी एमपी। जोड़ दीजिए इनको, जीडीपी एमपी आ जाएगा 1000 एंड 1140 आ रहा है, 1140। और मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन ने बोला है जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी, अब देखो पहला आइटम है ग्रॉस, पहला आइटम है ग्रॉस, नो कन्वर्जन नीडेड। यहां पे भी एमपी, यहां पे भी एमपी, नो कन्वर्जन नीडेड। इधर पे है डोमेस्टिक, इधर पे है नेशनल, कन्वर्जन नीडेड। तो नेशनल कैसे निकालते हैं, नेशनल इज डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक तो है ही ऊपर में, प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम को मैं वाई लिखता हूं, कुछ बुक्स में आई भी लिखा रहता है, नॉट अ बिग डील। नेट फैक्टर लास्ट आइटम नंबर 11 -30 है, ध्यान रखिए वो -30 है, तो जब साइन चेंज हो जाता है, उल्टा उल्टा साइन है, ऐड कर रहे हैं नेगेटिव फिगर, तो इट विल बी डिडक्टेड। तो 111 सॉरी 1140 -30 करोगे तो 1110 आएगा। तो दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम आया, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। दोनों मेथड से आंसर करेक्ट आने चाहिए। तो मैंने इनकम भी बता दिया आपको, एक्सपेंडिचर भी बता दिया, ठीक है। ओके, द फाइनल मेथड, इसको आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, टोटल आउटपुट मेथड, टोटल आउटले मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ये सब भी बोलते हैं इसको। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 1 टाइप 2 मैंने आपको लिख के दिया है। टाइप 2 पहले बात कर लेते हैं, छोटा है, ठीक है। इसमें 3 सेक्टर्स के आपको आउटपुट की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। 3 सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर के आउटपुट की वैल्यू गिवन रहेगी और तीनों सेक्टर के इंटरमीडिएट यानी इनपुट वैल्यू भी गिवन रहेगी। आप बस आउटपुट माइनस इनपुट कर देना तीनों सेक्टर का, आपको मिल जाएगा जीडीपीएमपी। और जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर देंगे, नेशनल इनकम आ जाएगा आपका। नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। तो आपको इस मेथड में भी एक्सपेंडिचर मेथड जैसा ही जो रिजल्ट आएगा वो जीडीपीएमपी आएगा, पहले आपको यही आएगा जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में भी आता था, और फिर इसको कन्वर्ट कर देना होगा एनएनपीएफसी में। तो बस आउटपुट वैल्यू माइनस इनपुट वैल्यू कर देना तीनों सेक्टर में। अब हम लोग बात करते हैं जो पहला टाइप है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या करना है, आपको एक एक प्रोड्यूसर के लिए, फॉर ईच प्रोड्यूसर ग्रॉस वैल्यू एडेड फाइंड करना पड़ेगा। मतलब उस प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू एडिशन किया। जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर है जो वाटर बॉटल्स बेचता है, पानी की बोतलें बेचता है, वो बॉटल्स खरीदता है 8 रुपीज में, कितने में, 8 रुपीज में। तो वो हो गई उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू, इनपुट वैल्यू, इसको इनपुट वैल्यू भी बोल सकते हो। तो उसकी इनपुट वैल्यू हुई 8 रुपीज की। तो उसने बॉटल खरीदे, खाली बॉटल्स खरीदे, उसमें उसने प्योरिफाइड वाटर भरा और उस बॉटल को सील किया और 20 रुपीज का बेचा। तो वो हो गई वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 20। तो 8 रुपए के चीज को 20 रुपए का बना दिया, तो उसने वैल्यू कितना ऐड किया, 8 रुपए में कितना एडिशन किया उसने, आप बोलोगे 12 रुपए, तो वो ऐसे आएगा, ठीक है, वो ऐसे आएगा, आउटपुट वैल्यू माइनस इनपुट वैल्यू, दैट विल बी योर वैल्यू एडेड। 8 रुपए का तो पहले से था, आपने 20 का बनाया, मतलब आपने और 12 रुपए जोड़ दिए, तो दैट इज वैल्यू एडेड। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको फाइंड करना है एक एक प्रोड्यूसर का। फिर सारे प्रोड्यूसर के वैल्यू एडेड को क्लब कर दो। क्या करना है, टोटल किसका, सारे प्रोड्यूसर का वैल्यू एडेड को जोड़ दो, सबने कितना कितना वैल्यू एड किया जोड़ दो, दैट इज जीडीपीएमपी। और फिर जीडीपीएमपी को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। आइए एक सम करके देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सम को आप कॉपी कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करना। तो आपको यहाँ पे 3 चीज बोला है, पहले बोल रहा है वैल्यू एडेड बाई ए एंड बी अलग अलग निकालना है। तो चलो अलग अलग निकालते हैं। यहाँ पे मैं एक साइड में ए का कर लेता हूँ फॉर ए,
और एक साइड में मैं बी का कर लेता हूँ, फॉर बी। ओके, एक चीज बताना रह गया, चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि अगर इनपुट वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या करेंगे। अगर इनपुट वैल्यू या इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या करेंगे। तो इनपुट वैल्यू इज योर परचेज, जितना में खरीदते हैं। देखो हमने बॉटल खरीदा था 8 रुपए में, बस वही हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू है, वही हमारा इनपुट वैल्यू है, जितने में आपने खरीदा रॉ मटेरियल को। चाहे आपने इस देश से खरीदा या आपने विदेश से खरीदा, डोमेस्टिकली परचेज या फॉरेन परचेज, डज नॉट मैटर, परचेज इज परचेज। ठीक है। अच्छा, आउटपुट वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो क्या करेंगे। अगर हमें आउटपुट वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या करेंगे। तो आउटपुट वैल्यू आपको ऐसे निकालना है, तीन चीजों को जोड़ना पड़ेगा। सेल्स, आपने पूरे साल में बेचा कितना, डोमेस्टिकली एंड फॉरेन कितना बेचा, तो उतना आउटपुट बनाया होगा। प्लस आपने स्टॉक को कितने से बढ़ा लिया। स्टॉक आपका पहले था, लेट्स से, देखो एक बार बता देता हूँ। स्टॉक आपका पहले था ओपनिंग 20, साल के स्टार्टिंग में 20 था, साल के एंड में 100 हो गया, मतलब जरूर आपने 80 और प्रोड्यूस किया होगा। तो इसीलिए चेंज इन स्टॉक को भी लेते हैं कि स्टॉक आपका बढ़ा कैसे, जरूर आपने आउटपुट बनाया होगा, तो ये भी आउटपुट में आता है। एंड लास्टली आउटपुट में आएगा जो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया है, मतलब आपने बनाया है बट खुद ही यूज कर लिया। तो एक होता है कि आपने बनाया और बेचा, एक आपने बनाया और खुद यूज कर लिया, और एक आपने बनाया और स्टॉक में रखा। तीनों के तीनों आपने बनाए हैं। तीनों में एक कॉमन चीज है कि आपने प्रोड्यूस किया है, वो आपका आउटपुट है। सम यू हैव सोल्ड, सम यू हैव यूज्ड योरसेल्फ, सम यू हैव केप्ट इन द स्टॉक, बट ऑल थ्री यू हैव प्रोड्यूस्ड। तो अगर आउटपुट नहीं गिवन है तो इन तीनों को जोड़ करके निकाल लेंगे। तो आइए अब सम करते हैं ए के लिए। तो ए के लिए पहले आउटपुट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है क्या। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, ऐसा तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट इस तरीके से गिवन है कि सेल्स बाय ए इज 500। अच्छा, फिर चेंज इन स्टॉक भी बता दिया है, तीन चीजों को जोड़ना पड़ता है ना, और सेल्फ कंजम्पशन नहीं गिवन है, तो दो चीजों को जोड़ेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और सेल्फ कंजम्पशन तो नहीं है तो मैं उसको नहीं ले पाऊंगा, सेल्फ कंजम्पशन। तीन चीजों को जोड़ना पड़ता है, सब मैंने आपको फॉर्मेट में लिख के दे दिया। सेल्स इज 500, दिस इज 20, चेंज इन स्टॉक इज 20, और ये तो है ही नहीं, तो 520 हमारा आ रहा है आउटपुट वैल्यू। इनपुट क्या आएगा, परचेज। तो परचेज बाय ए गिवन है, परचेज बाय ए 320। तो इंटरमीडिएट वैल्यू जिसे कहते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू इज 320, राइट, डायरेक्टली गिवन है परचेज। अच्छा, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आएगा, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड विल बी 520 माइनस 320, आंसर हमारा 200 आ जाएगा। तो ये ए का ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। आइए सेम वे में बी का भी करते हैं, ठीक है। आप साथ साथ में भी करना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, देख के कोई फायदा नहीं है। बी का भी करते हैं, चलिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, आप एक चीज देखना, यहाँ पे एक लास्ट आइटम गिवन है, सेल्स बाय ए टू बी, मतलब ए ने बी को कितना बेचा, और यहाँ पे गिवन है सेल्स बाय ए 500, जिसमें से बी को बेचा है 200। हमें उससे मतलब नहीं है कि बी को कितना बेचा, हमें इससे मतलब है कि ए ने टोटल कितना बेचा था। तो ए ने टोटल 500 बेचा, अब उसने बी को बेचा या जेड को बेचा उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे तीन चीज लेना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। तो सेल्स बाय बी गिवन है। अब बी का जो सेल्स है ना थोड़ा अलग तरीके से दिया है, देखो। बी ने गवर्नमेंट को बेचा है 100, बी ने हाउस होल्ड्स को बेचा है 350, और बेचा है क्या, और नहीं बेचा। तो दो अलग अलग लोगों को बेचा है, हमें जोड़ देना है, हमें टोटल से मतलब है, ठीक है। टोटल उसने 450 बेचा है, ठीक है। तो सेल्स है 450, समझ में आ गया कैसे 450, ये 100 और ये 350, दोनों को मैंने जोड़ दिया। अच्छा, चेंज इन स्टॉक, अब देखो बी के लिए ना अलग अलग दिया है, क्लोजिंग स्टॉक अलग से, ओपनिंग स्टॉक अलग से।
बी के लिए सेपरेट सेपरेट दिया है, तो हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। क्लोजिंग इज 40, ओपनिंग इज 30, सो 40 माइनस 30 इज 10। सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट गिवन, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। 460 बी का आया 460। फिर इंटरमीडिएट वैल्यू लेना है, यानी परचेज वाला इंटरमीडिएट वैल्यू, चाहे वो इस देश से परचेज किया हो या फॉरेन से परचेज किया हो, डज नॉट मैटर। परचेज बाय बी, अच्छा थोड़ा इनडायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली नहीं दिया है। परचेज बाय बी इज नॉट गिवन एनीवेयर एल्स, बस यही है। देखो ए ने बी को बेचा, सेल्स बाय ए टू बी, तो मतलब बी ने परचेज किया। अगर ए ने बी को बेचा है तो बी ने परचेज किया है, बी हैज परचेज इट, तो ये बी का परचेज इस तरीके से हम लोग लेंगे 200। समझ में आया? सेल्स बाय ए टू बी, ए का सेल्स है बी को, तो बी का परचेज है वो। तो अभी जीवीए फॉर बी विल बी 460 माइनस 200, इट विल बी 260। तो पहला हमारा आंसर आ गया, ठीक है, जीवीए दोनों का निकाल दिया हमने। सेकंड क्वेश्चन बोलता है जीडीपी एमपी निकालो, ये देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी कैसे आता है? सारे सेलर्स का जीवीए जोड़ दो, तो इसका जीवीए था 200, बी का जीवीए था 260, आंसर आ जाएगा 460। एंड लास्ट पार्ट आता है एनडीपीएफसी बोल रहा है, एनडीपीएफसी फाइंड करो नंबर 3। तो ये आप प्लीज फाइंड करके मुझे इसका आंसर बताइए, कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है। उसमें भी डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, अच्छा सिर्फ डोमेस्टिक डोमेस्टिक ही सेम है। जी और एन आपको कन्वर्ट करना है, एमपी और एफसी आपको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करके प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। ऐसे सम्स बार बार कीजिए तो आपको प्रैक्टिस होगा, और मेथड जो है वो आपके माइंड में आना बहुत जरूरी है, वो आपको मेंटली आना बहुत जरूरी है। बाद में आप कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, यू डोंट नीड टू फॉलो माई फॉर्मेट, बट इफ यू डोंट फॉलो माई फॉर्मेट, आप कभी उस मेंटली सॉल्व करने वाले स्टेज तक पहुंचोगे ही नहीं। क्रॉलिंग नहीं सीखे तो दौड़ना कहां से सीखेंगे, ठीक है ना। तो एनडीपीएफसी इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, जो एक थ्योरी पोर्शन पेंडिंग रह गया था लास्ट पार्ट में, उसको मैं अभी कर देता हूं। इकोनॉमिक वेलफेयर, क्या नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ जाएगा? इकोनॉमिक वेलफेयर का मतलब होता है हैप्पीनेस, क्या लोग हैप्पी भी हो रहे हैं? देश की प्रोडक्शन की जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ रही है, ये प्रोडक्शन की ग्राफ ऊपर जा रही है, तो क्या प्रोडक्शन की ग्राफ ऊपर जाने से लोग भी खुश हो रहे हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे नॉट नेसेसरी। आप क्या बोलोगे? नॉट नेसेसरी। क्या बोला मैंने यहाँ पे? मे नॉट ऑलवेज मीन, मतलब नॉट नेसेसरी, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लोग भी खुश हो रहे हैं। देखो प्रोडक्शन बढ़ने से लोगों को ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, बट इससे क्या हैप्पीनेस आ जाएगा? द आंसर इज नो। कैसे? तो आपको दो कारण बताने पड़ेंगे। पहला कारण है कि हो सकता है कि प्रोडक्शन का ग्राफ तो ऊपर गया, बट पॉपुलेशन का ग्राफ ज्यादा ऊपर चला गया, प्रोडक्शन से ज्यादा रिप्रोडक्शन बढ़ गया देश में, तो अगेन ज्यादा प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। ज्यादा प्रोडक्ट बढ़ा बट आबादी भी तो बढ़ गई, तो सबको फिर थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो लोग खुश नहीं रहेंगे। लोग कब खुश रहेंगे? व्हेन दे गेट मोर प्रोडक्ट्स, मोर वांट्स विल बी सेटिस्फाइड। बट प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ में लोग भी बढ़ रहे हैं, सो इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी। एंड यस, हमें सिर्फ जीडीपी नहीं देखना है, हमें देखो जीडीपी कैसे आता था, मैंने वीडियो नंबर 3 में बताया था आपको, क्वांटिटी इनटू प्राइस कर दो। तो कभी कभी प्राइस की बढ़ने से भी तो जीडीपी बढ़ सकती है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी डज नॉट सिंबलाइजेस एक्चुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हमें देखना पड़ेगा रियल नेशनल इनकम, हमें रियल जीडीपी देखना है। रियल कब होता है? जब क्वांटिटी विल इंक्रीज। तो सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ता हुआ देखकर आप खुश मत हो जाइएगा कि अरे देश में बहुत प्रोडक्शन हो रहा है। नेशनल इनकम या जीडीपी वो तो प्राइस बढ़ने से भी हो सकता है, क्योंकि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना, क्वांटिटी पे एंड प्राइस पे, दोनों में से कोई भी बढ़ जाएगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। तो टीवी में बता दिया जाएगा, न्यूज चैनल में, इंडिया का जीडीपी बढ़ गया, और हम लोग खुश हो जाते हैं, वाह इंडिया का जीडीपी बढ़ गया। बट इज इट बिकॉज ऑफ क्वांटिटी और बिकॉज ऑफ प्राइस?
थैंकफुली इंडिया का जीडीपी क्वांटिटी की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, बट ऑलवेज खुश मत हो जाना। अभी तक इंडिया का जीडीपी जो है हो रहा है दैट इज ड्यू टू गुड क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है। बट थोड़ा केयरफुल रहना, हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हम लोग डायरेक्टली मेन फिगर पे नहीं जाएंगे, इन डेप्थ फिगर पे जाएंगे। तो वी हैव टू सी कि अच्छा जीडीपी बढ़ा है बट रुक जाओ, इज इट रियल और इज इट नॉमिनल? नॉमिनल है तो कोई फायदा नहीं हुआ, रियल है देन इट्स अ गुड थिंग, तब फिर हैप्पीनेस बढ़ सकता है। तो जीडीपी बढ़ना, नेशनल का बढ़ना विल ऑलवेज लीड टू इकोनॉमिक वेलफेयर मे नॉट बी ट्रू, द रीजन आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। आइए लास्ट पार्ट को करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, मतलब इसकी क्या फॉल्ट है या क्या लिमिटेशंस है, क्या लिमिटिंग फैक्टर है जीडीपी का, उसको देखते हैं। तो जीडीपी सबसे पहले तो कितना भी बढ़ जाए इट्स ऑफ नो यूज अगर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन सब करते हैं जीडीपी में, बट डू वी गेट बैक द सेम अमाउंट? नो। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा लेकर चले जाते हैं इस ग्रोथ का पार्ट, कुछ लोग हैं जो गरीब लोग हैं उनको कम मिलता है। सो अमीर लोग ज्यादा शेयर ले जा रहे हैं, गरीब लोगों को कम शेयर मिल रहा है। तो इन इक्वालिटी अगर बढ़ रहा है तो जीडीपी का क्या ही फायदा, क्या इंडिकेटर उसको माने हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर का? if rich are taking bigger share and poor are taking very small share, what's the use of increase in gdp? How can we say that economic welfare is increasing? How can we say that people are becoming happy? नेक्स्ट है मैनर, किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर उसके लिए चाइल्ड लेबर करना पड़ रहा है, अगर उसके लिए पोल्यूशन करना पड़ रहा है, फैक्ट्री पूरा धुआं धुआं हो रहा है, ज्यादा पोल्यूशन, प्रोडक्शन के चक्कर में ज्यादा पोल्यूशन हो रहे हैं, लोगों को डबल शिफ्ट काम करना पड़ रहा है, लोगों को संडेज को भी काम करना पड़ रहा है, चाइल्ड लेबर लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, एवरीवेयर स्मोक स्मोक, धुआं धुआं पूरा हर जगह। तो इससे मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा लोगे बट हैप्पीनेस बढ़ेगा क्या? लोगों को तो और मेंटल और फिजिकल इलनेस हो जाएगा। नंबर 3, मोनेटाइजेशन की बात करते हैं। जीडीपी में हम लोग क्वांटिटी को लेते हैं एंड प्राइस को लेते हैं, बट क्वांटिटी भी कौन सा? फाइनल, फाइनल आउटपुट, इंटरमीडिएट को नहीं लेते, फाइनल। बट फाइनल में भी कौन सा आ रहा है जो आप मोनेटाइज कर पा रहे हो? जैसे आप खाना खाने रेस्टोरेंट में जाओगे, रेस्टोरेंट वाले की वो आपको बिल चार्ज करेगा खाने के लिए, उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी। उस फूड की वैल्यू, क्योंकि वो फूड फाइनल फूड है, उसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी। बट आपकी मदर घर पे खाना बनाती है, उसके लिए फ्री में आपको खाना मिल रहा है, ठीक है, आपकी मदर आपको कुछ चार्ज नहीं कर रही है, खाना तो वही है, लेकिन वो जीडीपी में ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइनल गुड्स ऐड होता है वही वाला जिसके पैसे लगते हैं। अगर एक टेलर खुद से शर्ट बना के खुद ही पहन रहा है, दैट्स नॉट एडेड इन एनीवेयर, बट वो टेलर किसी और को शर्ट बना के देगा, पैसे चार्ज करेगा, वो ऐड हो जाएगा। सो जीडीपी में ये एक लिमिटेशन है कि ये कुछ चीजों को ले रहा है, कुछ चीजों को छोड़ दे रहा है। फाइनल आउटपुट तो दोनों है, तो फिर आप फ्री वालों को क्यों छोड़ रहे हो? एंड लास्ट आता है कि जो जीडीपी बढ़ रही है वो आउटपुट का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या बन रहा है उसमें। अगर उसमें कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन वगैरह, तो कैपिटल गुड्स से हमें डायरेक्टली अभी खुशी नहीं मिलेगा ना। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन, सपोज बुक रीडर्स के लिए प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है, तो प्रिंटिंग मशीन से बुक रीडर्स इमीडिएटली तो कोई हैप्पीनेस नहीं आएगा ना। वो प्रिंटिंग मशीन उन्हें फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विस बना के खुश करेगा, बट डायरेक्टली इससे खुशी नहीं मिल रही है, ये जो फ्यूचर में बनाएगा उससे खुशी मिलेगी। सिमिलरली लोग खुश होते हैं सिविलियन गुड्स से, लोगों का हैप्पीनेस, हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज सिविलियन गुड्स, वी डोंट यूज मिलिट्री गुड्स लाइक गन्स, वेपन्स, टैंक्स, ये हम लोग नहीं यूज करते। वो भी जरूरी है, पॉलिटिकली जरूरी है, बट इकोनॉमिकली वी डोंट become happy because of that. Politically yes it is very important, but economic wise मिलिट्री को नया टैंक मिला, मुझे उससे क्या खुशी मिलेगी इकोनॉमिकली? पॉलिटिकली यस आई फील मेरा कंट्री सेफ है, ठीक है, आई बी हैप्पी पॉलिटिकली, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे घर का रोटी उससे कैसे चलेगा? समझ रहे हो? तो वो बात है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को थोड़ा अलग रखते हैं। वी आर ओनली टॉकिंग फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज बहुत लोग सोचेंगे सर वो भी तो जरूरी है, जरूरी है, पॉलिटिकली जरूरी है, बट इकोनॉमिकली उससे आपका घर तो नहीं चलेगा।
So that is what I'm trying to say. तो these were the limitations. आप एक बार इसको देख लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में दर्शन दे दे. With this we have completed national income. आप प्लीज इसको बार बार थोड़ा रेगुलर इंटरवल पे पढ़ते रहिए. जो आपको वापस से देखना है उसकी वीडियो देखिए, यूट्यूब पे है, आराम से देखिए. थैंक यू सो मच एवरीवन.